नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी मिश्रा और आपके यूट्यूब चैनल लव यू ज़िंदगी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 6। मतलब इससे पहले मैंने आपको हिंदी व्याकरण से 5 टॉपिक कराया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि हमने उसमें पहले सब कुछ विस्तार से पढ़ाया है, बाद में उसमें प्रैक्टिस सेट भी कराए हैं। तो आज की मेरी वीडियो है क्रियाएं क्रियाएं में हम पढ़ेंगे काल, वाच्य, अव्यय, निपात। तो हमने जो है इसमें काल, वाच्य, अव्यय, निपात से जितने भी टॉपिक हैं वो सब पढ़ेंगे और उसके बाद उसका प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो दोस्तों, जिसे भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे पढ़ाए अगर चीज़ें अगर आपको समझ में आती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्रियाएं परिभाषा है जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो वह क्रिया कहलाता है। जैसे पहला है देवेश दूध पी रहा है। पहला है देवेश दूध पी रहा है। दूसरा है अर्चना काम कर रही है। और तीसरा है नीतू नाच रही है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि किसी ऐसा शब्द समूह है जिससे किसी के कार्य का बोध हो रहा है। जैसे अगर देवेश को दूध का इन सब का सब क्या हो रहा है, क्रिया कौन कर रहा है, पी रहा है, काम कर रही है, नाच रही है। ये शब्द यहाँ पे आप देखिए कि शब्द नहीं, एक सेकेंड, शब्द का बोध होता है उसमें क्रिया जिसके इसमें पी रहा है, कर रही है, नाच रही है, शब्द कार्य का बोध हो रहा है। इनसे किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो रहा है, अतः ये क्रिया है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि पी रहा है, कर रही है, नाच रही है, शब्द कार्य व्यापार का बोध हो रहा है। इसमें किसी भी शब्द का जो है बोध हो रहा है, इनसे किसी कार्य के करने या अथवा होने का बोध हो रहा है, अतः ये क्या है, क्रिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप लोग क्रिया के भेद। यहाँ पे एक जो है चार्ट बनाया गया है जिसमें आप लोग देखेंगे कि क्रिया के भेद। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं, पहला होता है मुख्य क्रिया, दूसरा होता है सहायक क्रिया। तो कितने भेद होते हैं क्रिया के, 2 भेद। कितने, 2 भेद होते हैं। उसके बाद मुख्य क्रिया के कितने भेद हैं, मुख्य क्रिया के कितने भेद हैं, मूल क्रिया, व्युत्पन्न क्रिया, नामिक क्रिया, समस्त क्रिया, संयुक्त क्रिया और मिश्र क्रिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रिया के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं, 6। कौन कौन से, मूल क्रिया, व्युत्पन्न क्रिया, नामिक क्रिया, समस्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, मिश्र क्रिया। अब उसके बाद आप देखिए कि इसमें जो है मूल क्रिया में कितने हैं भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो मूल क्रिया के 2 भेद होते हैं। उसके बाद आप देखिए मूल क्रिया में ही आप देखिए कि अकर्मक क्रिया जो है उसके भी 2 भेद हैं। उसके अकर्मक क्रिया के 2 भेद है, पूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक। इसके भी आप 2 भेद देखिए। फिर उसके बाद आप देखिए आगे कि जो है सकर्मक क्रिया जो है उसके भी आपको कितने भेद मिलेंगे, 2 भेद। कितने, 2 भेद। पहला है पूर्ण सकर्मक, दूसरा है अपूर्ण सकर्मक। यहाँ पे लगातार 2 भेद दिए गए हैं। पूर्ण सकर्मक में भी 2 भेद हैं। कौन कौन से, एक अकर्मक, द्विअकर्मक। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे जो मुख्य क्रिया है उसके भेद बताए गए कि वो 5 प्रकार के होते हैं और मूल क्रिया है जो है 2 प्रकार की, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। फिर अकर्मक क्रिया के 2 भेद बताए गए, पूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक। और सकर्मक क्रिया के भी बताए गए, पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। फिर पूर्ण सकर्मक के 2 क्रिया, एक कर्मक और द्विकर्मक। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे
क्रिया के भेद में सहायक क्रिया दूसरा क्रिया है, सहायक क्रिया जो है वो दूसरी है। इसके कितने भेद हैं आप देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो है क्रिया के कितने भेद होंगे सहायक क्रिया के? पहला है काल, दूसरा है पक्ष, तीसरा है वृत्ति, चौथा है वाच्य। तो आपने देखा सहायक क्रिया के 4 भेद होते हैं। उसके बाद आप देखिए काल जो पहला सहायक क्रिया का भेद है उसके कितने भेद होते हैं? तो सहायक क्रिया के काल के 3 भेद होते हैं। कितने? 3। पक्ष के कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन से? नित्य, सातत्य, पूर्ण, स्थियात्म। तो यहाँ पे भी 4। उसके बाद वृत्ति के कितने हैं? आज्ञार्थक, संभावनार्थक, सामर्थ्य सूचक, बाध्यता सूचक, निश्चयार्थ, संकेतार्थ। तो आपने देखा वृत्ति के कितने भेद हैं? 6। उसके बाद वाच्य के कितने भेद हैं? कृतिवाच्य और अकृतवाच्य। तो वाच्य के 2 भेद हैं। उसके बाद आप देखिए अकृतवाच्य के भी 2 भेद हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसके भी 2 भेद हैं। तो आपने देखा कि मुख्य क्रिया के भेद और उनके भेद के भेद कितने हैं, या और सहायक क्रिया के कितने भेद हैं? 4, और उनके कितने भेद हैं आपने ये पढ़ा। अब आगे देखिए आप लोग क्रिया के जो है यहाँ से देखिए आप लोग, एक सेकेंड, क्रिया के पदबद्ध की रचना के प्रकार। क्रिया जो है पदबद्ध रूप में कैसी रचना हो, कितने प्रकार की होती है कि वो देखिए। पहली है मुख्य प्रकार, ये अभी आगे ही देखिए आप, सहायक क्रिया। तो आपने देखा था कि जो क्रिया होती है वो किस तरीके से कार्य करती है, मतलब उसके कितने भेद हैं जो उसे एक नियमित जो है बनाते हैं, है ना। तो मुख्य क्रिया में आपको बताया गया है कि क्रिया के पदबद्ध का मुख्य या कोषगत अर्थ बताने वाला, मतलब जो मुख्य क्रिया है वह क्रिया पदबद्ध का मुख्य और कोषगत अर्थ बताने वाला। और सहायक क्रिया है मुख्य क्रिया के अतिरिक्त जो भी अंश शेष रह जाता है वह सहायक क्रिया होता है। तो आप इसे उदाहरण से समझिएगा, ठीक है। उदाहरण जैसे देखिए, पहला है बच्चे गाना गा चुके। पहला देखिए बच्चे गाना गा चुके। दूसरा है वह हंस रही है। तीसरा है आप अब जा सकते हैं। और चौथा है वह हिंदी नहीं बोल पाता। तो आपने यहाँ देखा कि जो है इन क्रिया में एक मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया को आपको बताना है। जैसे पहला है बच्चे गाना गा चुके हैं। तो यहाँ पे क्रिया क्या है? गाना, गा तो क्रिया है। तो क्रिया में आप देखिए कि इसमें 2 क्रिया छिपी हैं, मतलब मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। तो जो गा है वो मुख्य क्रिया है और जो चुके हैं वो है सहायक क्रिया। तो देखिए पहला था गा चुके, तो गा मुख्य क्रिया, चुके हैं सहायक क्रिया। हंस रही है, हंस मुख्य क्रिया, रही है सहायक क्रिया। जा मुख्य क्रिया है और सकते हैं यह सहायक क्रिया है। बोल मतलब वह हिंदी नहीं बोल पाता, तो उसमें क्या है? बोल पाता जो है कौन सी क्रिया है? सहायक क्रिया है, ठीक है। बोल मुख्य क्रिया और पाता सहायक क्रिया है। अब देखिए आप लोग आगे धातु, मतलब यहाँ पे देखिए आप लोग धातु रूट, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे लिख, पढ़, जा, रो, पा आदि, इन्हीं से लिखता है, पढ़ता है, जाता है, रोता है आदि क्रियाएं बनती हैं। मतलब धातु जो है वो क्रिया का मूल रूप होता है। धातु क्या होता है? क्रिया का मूल रूप होता है, ठीक है। समझ में आया? अब देखिए क्रिया के विभिन्न प्रकार। पहला है मूल क्रिया या सरल क्रिया। पहला क्या होता है? मूल क्रिया या सरल क्रिया। मूल क्रिया, सरल क्रिया वे क्रियाएं रूप जो भाषा में रूढ़ शब्दों की तरह से प्रचलित हैं, सरल क्रिया कहे जाते हैं। क्योंकि ये क्रियाएं ना तो किसी अन्य क्रिया से उत्पन्न हुई हैं और ना ही एकाधिक क्रिया रूपों के योग से बनी हैं, अतः इन्हें मूल क्रिया भी कहा जाता है। आप समझिए कि ऐसी क्रियाएं
जो एक से जो है ना तो किसी अन्य क्रिया से उत्पन्न होती हैं और ना ही एकाधिक क्रिया रूपों के योग से बनती हैं। वो जो है मतलब इन्हें मूल क्रिया कहते हैं, जैसे आना, जाना, पढ़ना, लिखना, पीना। ठीक है, तो जैसे आपने सब पढ़ा कि मूल क्रिया कौन है, जो एकाधिक क्रिया के रूपों के योग से बनती है। सरल क्रिया के अंतर्गत हम अकर्मक और सकर्मक दो क्रिया को देखते हैं। सरल क्रिया के अंतर्गत हम सरल क्रिया के अंतर्गत अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं आ जा सकती हैं। पहली है अकर्मक क्रिया। वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती अकर्मक क्रिया कहलाती है। कार्य में वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती अकर्मक क्रिया कहलाती है, जैसे चलना, फिरना, दौड़ना, रोना। ठीक है, तो आपने देखा अकर्मक क्रिया कौन सी होती है, वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं कर रही है, उसे कर्म की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो अपने से ही क्रिया करे, जैसे चलना, फिरना, दौड़ना, रोना। अब आपको रोने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, आपको दुख होगा तो आप रोने लगेंगे। और दौड़ना, आपको कहीं जल्दी जाना है तो आप दौड़ के जाएंगे। ठीक है, तो इससे इसे कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सकर्मक क्रिया जो होती है वह क्रिया, दूसरा देखिए, सकर्मक क्रिया वह क्रिया जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, अर्थात जिसके प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है, वह सकर्मक क्रिया कही जाती है, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, देना, लेना आदि क्या होता है, सकर्मक क्रिया। ध्यान दें, ठीक है, देखिए आप लोग ध्यान दीजिए कि पहला है बंदर लड़की को देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे बंदर किसको देख रहे हैं, लड़की को देख रहे हैं, तो बंदर को कर्म की जरूरत पड़ रही है, तो देखने में कर्म की जरूरत पड़ रही है लड़की, तो यहाँ पे सकर्मक है। गीता फूल तोड़ रही है, तो फूल क्या है, कर्म है, और तोड़ना एक क्रिया है, तो इसमें भी सकर्मक की जरूरत पड़ रही है। इन दोनों वाक्यों में देखना, तोड़ने का फल लड़की और फूल पर पड़ रहा है, अतः लड़की और फूल कर्म है। इस पर क्रिया का फल पड़ने से देखना और तोड़ना ये सकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आप देखिए अकर्मक तथा सकर्मक के भेद और प्रभेद, मतलब अकर्मक और सकर्मक के प्रभेद। पहला है अकर्मक क्रिया। पहला क्या है, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया के विषय में अकर्मक क्रिया के विषय में अकर्मक क्रिया के विषय में आप जान ही चुके हैं कि इनको कर्म की अपेक्षा नहीं होती। ये दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। आपको ध्यान रखना होगा कि जो अकर्मक क्रिया होती है उसमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती है। पूर्ण अकर्मक, जो पहला है पूर्ण अकर्मक से तात्पर्य इतना ही है कि ये अपने ही पूर्ण होती हैं, इन्हें अपनी पूर्णता व्यक्त करने के लिए किसी पूरक की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब ये जो क्रियाएं होती हैं इन्हें जो है पूर्णता व्यक्त करना हो, अगर उन्हें पूर्ण कोई चीज़ को पूरा करना है तो उसे किसी जो है व्यक्त करने के लिए किसी पूरक किसी की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे सोना, दौड़ना, हंसना, जाना, आना सभी। तो आप देखिए सकर्मक अकर्मक क्रिया में सोना, दौड़ना, हंसना, जाना, आना सभी अकर्मक क्रियाएं हैं, अतः अपना अर्थ व्यक्त करने में स्वतः पूर्ण है। इन्हें जो है किसी कर्म की जरूरत नहीं पड़ रही। अगर आप दौड़ना कहेंगे तो आपके दिमाग में दौड़ना ही आएगा। ठीक है, तथा अपने अर्थ व्यक्त करने में स्वतः पूर्ण है। पूर्ण अकर्मक क्रियाएं के भी दो भेद किए जा सकते हैं, पहला स्थिति अवस्था बोधक तथा दूसरा गति बोधक। पहला होता है स्थिति अवस्था बोधक, दूसरा गति बोधक। उसके बाद आप देखिए फिर यहाँ पे है स्थिति स्थिति या अवस्था बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया।
तो वे पूर्ण अकर्मक क्रिया जिनके द्वारा कर्ता की स्थिति का बोध होता है स्थियात्मक अकर्मक कही जाती है। तो सब नाम से ही लग रहा है कि अगर किसकी अवस्था के बारे में बात हो, किसी की स्थिति के बारे में बात हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सी क्रिया हो जाएगी, स्थियात्मक अकर्मक कही जाती है। जैसे पहला देखिए, पहला जो है वाक्य है कि बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। तो रोने की स्थिति या अवस्था का बोध हो रहा है। लड़की हंस रही है, हंसने की अवस्था का बोध हो रहा है। वे सो रहे हैं, सोने की अवस्था का बोध हो रहा है। यहाँ पे कोई एक अवस्था या स्थिति की, जैसे मैंने बोला कि मैं दौड़ रही हूँ, तो दौड़ना क्या हो जाएगा, एक अवस्था हो जाएगा, स्थिति हो जाएगा। ठीक है। दूसरी है हमारी गतिबोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया। कौन सा है, गतिबोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया। वे क्रियाएं होती हैं जिनको संपादित करते समय कर्ता गतिशील स्थिति में होता है, जैसे दौड़ना, भागना, आना जाना, चलना फिरना, उड़ना तैरना। मतलब इसमें जो है, नहीं, मैंने उस समय दौड़ना बताया था तो वो गलत था, क्योंकि दौड़ना गतिबोधक और पूर्ण अकर्मक क्रियाएं में आता है। ठीक है, उसमें हंसना, सोना, रोना, है ना, ये सारी चीजें आती हैं। दौड़ना, भागना, आना जाना, चलना फिरना, उड़ना तैरना आदि इन क्रियाओं के साथ प्रायः स्थानवाची क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, बच्चे कहाँ पे दौड़ रहे हैं, मैदान में दौड़ रहे हैं। उसके बाद देखिए, वह दिल्ली में दौड़ रहे हैं, वह दिल्ली जा रहे हैं। बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, वह दिल्ली जा रहे हैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। तो ठीक है, आपने देखा कि जो है क्या नाम है, यहाँ पे गतिबोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया में क्या क्या आते हैं। तो यहाँ पे दौड़ना आता है, दौड़ना, यहाँ पे दौड़ना, भागना, आना जाना, चलना फिरना, उड़ना तैरना आदि। ठीक है। अब आप देखिए अपूर्ण अकर्मक क्रिया, ये क्रियाएं वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होकर अपना अर्थ रूप में व्यक्त नहीं कर पाती। इस पूर्णता के लिए इनको कर्ता से संबंध रखने वाले किसी पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ती है। अपूर्ण अकर्मक में क्या होगा, पूर्ण उसमें क्या था कि आपको स्थान या स्थिति, अवस्था या स्थिति की बात होती थी, और यहाँ पे जो है अपूर्ण अकर्मक में ये क्रियाएं वाक्य में स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होकर अपना अर्थ पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाती। इस पूर्णता के लिए इनको कर्ता से संबंध रखने वाले किसी पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ती है, जैसे होना, बनना, निकलना। इसी प्रकार क्रियाएं जो अर्थ की पूर्णता के लिए पूरक का सहारा लेती है, मतलब यहाँ पे जो अर्थ की पूर्णता के लिए किसका सहारा लेती है, आप अपूर्ण सकर्मक पूरक का सहारा लेती है, पूरक का सहारा लेती है। जैसे पहला देखिए, बच्चा बीमार है, शीला बेईमान है, वह बेईमान निकली, वह ईमानदार निकला। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे उसे किसी न किसी पूरक की, जो बीमार के लिए बच्चे की जरूरत पड़ी, बेईमान के लिए शीला की, है ना, बेईमान के लिए वह की, ईमानदार के लिए वह की, है ना, इन सब वाक्य में उन्हें पूरक की जरूरत पड़ रही है। यदि और देखिए जैसे, हाँ, यदि इन वाक्यों में, मतलब इन वाक्यों में बीमार, ईमानदार, बेईमान आदि पूरक शब्दों का प्रयोग न किया गया होता, तो देखिए बीमार, बेईमान ने तो विशेषण तथा संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। सकर्मक क्रिया होती है जिस प्रकार अकर्मक क्रियाओं के अर्थ में स्वतः पूर्ण रूप व्यक्त करने या न करने की आवश्यकता पर अपूर्ण दो भेद होते हैं, उसी सकर्मक के भी, जैसे अपूर्ण और
जिस प्रकार अकर्मक क्रियाओं के अर्थ को स्वतः पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए आधार पर पूर्ण और अपूर्ण दो भेद होते हैं, उसी तरह सकर्मक क्रिया के भी, मतलब पूर्ण सकर्मक तथा अपूर्ण सकर्मक, पूर्ण सकर्मक अथवा अपूर्ण सकर्मक। आगे देखिए, पूर्ण सकर्मक क्या होता है? वे सकर्मक क्रियाएं जो अपने अर्थ को स्वतः पूरी तरह से व्यक्त कर पाने में समर्थ हैं, पूर्ण सकर्मक कही जाती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, एक अकर्मक होती हैं और दूसरा द्विकर्मक होती हैं। ठीक है, आगे देखिए, कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया के भेद। एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया है, वे सकर्मक क्रियाएं जो केवल एक कर्म लेती हैं। मतलब यहाँ पे आपको एक ही कर्म लेना है। ठीक है, एक कर्मक कही जाती हैं, जैसे शीला गाना गा रही है, शीला बस क्या कर रही है? गाना गा रही है। मोहन अखबार पढ़ रहा है, वे अमरूद खा रहे हैं। ठीक है, तो एक पूरक की जरूरत पड़ रही है, गाना अखबार अमरूद। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ गाना अखबार अमरूद कर्म है जो क्रिया पर क्या के प्रश्न के उत्तर में निर्जीव संज्ञा के रूप में प्राप्त होते हैं। इनको प्रत्यक्ष कर्म कहा जाता है। इनको भी क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष कर्म। ठीक है, आगे देखिए, सॉरी, द्विकर्मक, एक कर्मक देख लिया, इसमें एक ही पूरक की जरूरत पड़ती है। और द्विकर्मक में देखिए, इसमें द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक है। क्रिया कुछ पूर्ण सकर्मक क्रियाएं ऐसी भी हैं जो दो कर्म लेती हैं, जैसे भेजना, लेना, देना, बताना, खरीदना, बेचना आदि द्विकर्मक क्रियाएं हैं। जैसे देखिए, उदाहरण देखिए, मैंने शीला को किताब दी, मैंने शीला को किताब दी। तो इसमें आपको दो कर्म लेती हैं, दो कर्म। ठीक है, एक तो जो है किताब, और क्या है? शीला। ठीक है, भेजना, लेना, देना, बताना, खरीदना आदि जो है बेचना आदि द्विकर्मक क्रिया होती। हमने मोहन से मकान खरीदा, मोहन ने श्याम को गाड़ी बेच दी, राम ने शीला की किताब दी। इसमें उपयुक्त वाक्य में क्रिया पर क्या के उत्तर से प्राप्त संज्ञा प्रत्यक्ष कर्म कही जाती है। अगर आपको द्विकर्मक संज्ञा को पता लगाना है तो आपको क्या का जो है प्रश्न बनाना। जैसे मैंने शीला को किताब दी, तो मैंने शीला को क्या दी? किताब। तो क्या प्रश्न से आपको पता चल जाएगा। अपूर्ण सकर्मक क्रिया, जिन सकर्मक क्रियाओं में कर्म के रहते एक ही, जिन सकर्मक क्रियाओं में कर्म के रहते हुए भी अर्थ को पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता, वे अपूर्ण सकर्मक हैं, कही जाती हैं। अर्थ की पूर्णता के लिए ये कर्म से संबंधित एक अन्य शब्द कर्म पूरक है, शब्द कर्म पूरक का सहारा लेती हैं। जैसे मानना, समझना, चुनना, बनना आदि नीचे ऐसी क्रियाएं हैं। तो यहाँ पे अर्थ की पूर्णता के लिए क्रियाएं कर्म से संबंधित एक अन्य शब्द का कर्म पूरक का सहारा लेती है, जैसे मानना, समझना, चुनना, बनाना आदि। तो नीचे दिए गए उदाहरण देखिए, आपने मुझे प्रतिनिधि क्यों चुना? पहला है कर्म और पूरक, तो मुझे इसमें कर्म और पूरक अलग है, तो आपने मुझे कर्म और प्रतिनिधि पूरक। ठीक है, आगे देखिए, वह शीला को मूर्ख समझता है, तो वह और शीला क्या है? कर्म है, जबकि मूर्ख क्या है? वो है पूरक शब्द है को। ठीक है, आगे देखिए, वह मोहन को अपना पति नहीं मानती, तो वह क्या है? वह और मोहन कर्म है, और अपना पति नहीं मानती, तो अपना और पति पूरक शब्द है। इन वाक्यों में
पूरक कर्म, पूरक प्रतिनिधि, मूर्ख पति। इसमें देखो पहले में था प्रतिनिधि, दूसरे में है मूर्ख और तीसरे में पति। ठीक है, का यदि लोप कर दिया जाए तो वाक्य अधूरा सा प्रतीत होगा। जैसे वह मोहन को अपना नहीं मानती, तो क्या नहीं मानती, तो ये क्या है, लोप हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ प्रतिनिधि का संबंध कर्म मुझे से है, मूर्ख का संबंध शीला से है और पति का संबंध किससे है, संबंध कर्म से है, मोहन से। इस कारण ये पूरक कर्म पूरक कहे जाते हैं। विशेषता अपूर्ण क्रिया के अर्थ को पूर्ण करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पूरक कहते हैं। तो देखिए प्रयोग की दृष्टि से, अब देखिए अब हम कहाँ पहुँच गए, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, 3। कौन कौन से, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो सामान्य क्रियक है जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है, वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे आप आए, नहाए आदि। जहाँ पे एक क्रिया का प्रयोग होता है वहाँ पे सामान्य क्रिया होती है। फिर कहा है जहाँ पे दूसरा नंबर देखिए, संयुक्त क्रिया, जहाँ 2 अथवा अधिक क्रियाओं के साथ साथ प्रयोग हो वह संयुक्त क्रिया कहलाता है। जैसे कविता महाभारत पढ़ने लगा, कविता महाभारत पढ़ने लगी, वह खा चुका है। यह जो है हमारा जो संयुक्त क्रिया है, मतलब कविता महाभारत पढ़ने लगी, तो यहाँ पे संयुक्त क्रिया है जहाँ दो क्रियाएं हो रही हैं, पढ़ने लगा। ठीक है, नाम धातु, नाम धातु में क्या होगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे हथियाना, शर्माना, अपनाना आदि होता है। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी अन्य को उस कार्य के लिए करने की प्रेरणा देता है। मतलब इस क्रिया में क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेरणार्थक क्रिया। इस क्रिया में ये होता है कि इसमें जो है कर्ता जो है किसी और को अपना, जैसे मैं बोल रही हूँ कि माँ ने भिखारी को कपड़े धुलने को दिए, तो माँ ने अपना काम स्वयं न करके वह भिखारी को दिया, तो यही होता है प्रेरणार्थक क्रिया। आगे देखिए, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया। तो आज की क्लास बस इतनी ही, धन्यवाद।